Hello guys, this is Abhilash from Ionis Academy. In this series of current affairs, today we are going to learn about different kind of an international organization which are important from the upcoming prelims examination 2021. So let's get started with today's session. The first international organization which we are going to learn about is OPEC. ठीक है, देखिए OPEC का फुल फॉर्म आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब प्रीलिम्स में ओपेक पे ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। अब इसमें कौन से टाइप के सवाल आपको आ सकते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने स्लाइड्स में डाली है, दिस इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट देखिए, द ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पहला पॉइंट कि ये बगदाद कॉन्फ्रेंस में इसका क्रिएशन हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन 1960 अब कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व थे जिनको फाउंडिंग मेंबर्स कहा जाता है। फाउंडिंग मेंबर मतलब जो मेंबर्स ये ओपेक के जब ओरिजिन हुआ था तब उनमें उसका इन्वॉल्वमेंट था। तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। सो दीज 5 नेशंस वर इन्वॉल्वड इन द क्रिएशन ऑफ ओपेक एंड द क्रिएशन ऑफ ओपेक वाज एट बगदाद कॉन्फ्रेंस। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इट एम्स टू मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल। मतलब ओपेक का पर्पस क्या है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आपको नाम से ही समझ में आता है कि भाई ऐसे कंट्रीज की जिनके पास में ऑलरेडी पेट्रोलियम रिजर्व है और जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इट एम्स टू मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल इन एन एफर्ट टू सेट द प्राइस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्लक्चुएशंस दैट माइट अफेक्ट द इकोनॉमीज ऑफ बोथ प्रोड्यूसिंग एंड परचेसिंग ऑन कंट्रीज। मतलब जो भी कंट्री, ये स्पेसिफिक इन कंट्रीज के पास में क्या है, ऑयल रिजर्व है, ये ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं और पूरे वर्ल्ड में जो भी ऑयल सप्लाई होता है उसके प्राइसेस को कम ज्यादा करने का जो ये है, करने का जो पूरा मैकेनिज्म है, वो ये ओपेक पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब सब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये ओपेक का जो हेडक्वार्टर इट इज लोकेटेड इन वियना। अब वियना कहाँ पे आता है बेटा? ऑस्ट्रिया में आता है। देखिए, ये चीज आपको मैप रीडिंग पे आपको समझ में आएंगे कि आपको ये स्पेसिफिक देखना है कि मैप में वियना कहाँ पे आता है, और उसमें भी ऑस्ट्रिया नाम की कंट्री है, वहां पे उसके अंदर में वियना आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, ओपेक मेंबरशिप इज ओपन टू एनी कंट्री दैट इज अ सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड विच शेयर्स द आइडियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो ओपेक की मेंबरशिप है ये सबके लिए ओपन है, बट कंडीशंस क्या है कि वो स्पेसिफिक कंट्री के पास में सब्सटेंशियल क्या होना चाहिए, ऑयल का रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए अगर आपको पूछा जाता है कि इंडिया कैन बिकम मेंबर ऑफ ओपेक, तो नहीं, क्योंकि इंडिया के पास में सब्सटेंशियल रिजर्व नहीं है और हम लोग जो ओपेक के आइडियल्स है उसको फॉलो भी नहीं करते हैं। अब दीज कंट्रीज वर लेटर ज्वाइंड बाय, मतलब ये जो 5 फाउंडिंग कंट्रीज थे इनके साथ में बाद में कौन कौन कंट्रीज आए? कतार आया, इंडोनेशिया आया, लीबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेडोर, गैबॉन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी एंड कॉन्गो। देखिए, इसमें आपको कौन से साल में कौन सा मेंबर ज्वाइन हुआ ओपेक को, ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ओपेक कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये कतार जो है, इंडोनेशिया है और इक्वेडोर, ये पहले मेंबर्स थे ओपेक के, पर अभी ये मेंबर्स नहीं है। ठीक है, दे हैव रिमूव्ड देयर मेंबरशिप फ्रॉम द ओपेक। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी अगर देखा जाए तो कुल मिला के ओपेक के कितने मेंबर्स है? 13 मेंबर कंट्रीज आर देयर ऑफ ओपेक राइट नाउ। ठीक है, दिस मींस दैट करंटली द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ टोटल ऑफ 13 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, 13 मेंबर कंट्रीज है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कुछ कुछ जगह पे 14 दिया गया है, कुछ कुछ जगह पे 12 दिया गया है, बट ओपेक के साइड पे अगर आप जाते हो तो वहां पे 13 मेंबर्स अभी के टाइम पे दिए गए हैं। ठीक है, अब ओपेक का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इट इज टू कोऑर्डिनेट एंड unify petroleum policies among member countries in order to secure fair and stable prices for petroleum producers in an efficient, economic and regular supply of petroleum to consuming nations and a fair return on capital to those investing in the industry. बेसिकली अगर सिंपल सेंस में अगर देखा जाए तो ओपेक का काम है कि जो ऑयल सप्लाई पूरे वर्ल्ड में उसको मैनेज करना और जो ऑयल के प्राइजेस है उसको मेंटेन करके रखना, मतलब उसको स्टेबल या फिर एकदम ज्यादा बढ़ने भी मत देना और एकदम कम भी नहीं होने देना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये है ओपेक का ऑब्जेक्टिव। अब ओपेक की जो मेंबरशिप मैंने अभी बताया था कि कुल मिला के 13 मेंबर्स आर देयर। ठीक है, कितने मेंबर्स है? 13 मेंबर्स है ओपेक के। तो ये कौन से मेंबर है अभी फिलहाल ओपेक मेंबरशिप 2020 अगर देखा जाए तो? अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड वेनेजुएला। सो दीज
30 nations are the members of OPEC right now, ठीक है। और देखिए ये मेंबर्स का नाम कैसे ध्यान में रखना, तो बेस्ट वे इज टू लुक इनटू द मैप्स, ठीक है। मैप में देखना इनके लोकेशंस कहाँ पे, वो ध्यान में रखना। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ रिमेइंग द एक्रोनिम, ठीक है। अब एक्रोनिम इसका क्या हो सकता है, एक जो एक्रोनिम मतलब अभी तक जो यूज किया जाता था दैट वाज एक्वा, AQUA, एक्वा, व्हील, VEIL, स्कीइंग, SKING, ठीक है। अब A स्टैंड फॉर अल्गेरिया, Q स्टैंड फॉर कतार, U स्टैंड फॉर UAE, A स्टैंड फॉर अंगोला, V स्टैंड फॉर वेनेजुएला, E स्टैंड फॉर इक्वेटोरियल गिनी, I स्टैंड फॉर ईरान, L स्टैंड फॉर लीबिया, S स्टैंड फॉर सऊदी अरेबिया, K स्टैंड फॉर कुवैत, I स्टैंड फॉर इराक, I stands for Iraq, N stands for Nigeria, and G stands for Gabon. अब इसमें ध्यान में रखना, ये जो कतार है, ये कतार 2019 में अपना मेंबरशिप कैंसिल कर दिया है, ठीक है। अभी कतार के जगह पे कौन आ गया है, सी, कॉन्गो आ गया है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो एक्वा, व्हील, स्कीइंग, इसमें सिर्फ क्यू, एक्वा का जो क्यू है उसको उसके जगह पे सी आएगा। ये एक न्यूमोनिक है जो आप ध्यान में रख सकते हैं टू रिमेंबर द नेम ऑफ 13 ओपेक कंट्रीज, ठीक है। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर ओपेक इज ओपेक प्लस कंट्रीज, ठीक है। अब ओपेक के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट ओपेक प्लस कंट्रीज क्या है ये भी जानना आवश्यक है। द नॉन ओपेक कंट्रीज विच एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल आर टर्म्ड एज ओपेक प्लस कंट्रीज, मतलब ऐसे कुछ कंट्रीज है कि जो ओपेक के मेंबर्स नहीं है बट तभी भी ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे कंट्रीज को नॉन ओपेक कंट्रीज कहा जाता है। अब ये ओपेक प्लस कंट्रीज में कौन से कंट्रीज आते हैं, अजरबैजान आता है, बहरीन आता है, ब्रुनई, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Oman, Russia, South Sudan, and Sudan. So these countries are the member of OPEC plus grouping. So why is OPEC plus more influential than OPEC? ये सवाल एक आता है कि OPEC plus ज्यादा influential क्यों है OPEC से? तो OPEC 13 मेंबर कंट्रोल 35% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई, मतलब पूरे दुनिया में जितना ऑयल सप्लाई होता है उसका 35% ओपेक कंट्रोल करता है। एंड 82% ऑफ प्रूवन रिजर्व इज विद दिस 13 ओपेक नेशन, ठीक है। मतलब अगर आपको पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ पे है, तो किनके पास में है, तो ओपेक कंट्री, ओपेक के जो भी मेंबर्स है उनके पास में सबसे ज्यादा रिजर्व है। और उनका शेयर कितना है ऑयल सप्लाई में, पूरे दुनिया के 35% है। सेकेंड पॉइंट, विद द एडिशन ऑफ द 10 नॉन ओपेक नेशन नोटेबल अमंग देम, अब ये 10 नॉन ओपेक जो नेशन है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नेशन कौन से है, रशिया, मेक्सिको एंड कजाकिस्तान। दो शेयर इंक्रीज टू 55% एंड 90% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इनका शेयर कितना जाता है, करीबन 55% एंड 90%, मतलब रशिया मेक्सिको का 55% और कजाकिस्तान का अगर लेते हैं तो 90% तक जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दिस अफोर्ड्स ओपेक प्लस अ लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी नेवर सीन बिफोर, मतलब अभी के टाइम पे अगर बात करें तो जितना ओपेक का इन्फ्लुएंस है उससे भी ज्यादा इन्फ्लुएंस ओपेक प्लस कंट्रीज का अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको IEA भी कहा जाता है। इसके बारे में हमने लास्ट अर्लियर लेक्चर्स में भी थोड़ा पढ़ा था, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स टू एंश्योर रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। इसका काम क्या है, विच वर्क्स टू एंश्योर रिलायबल, affordable and clean energy. Second point, it was established in the wake of 1973 क्राइसिस, ठीक है। 1973 में जो ऑयल क्राइसिस हुए थे उस टाइम, उसके बाद में उसके कारण जो भी वर्ल्ड इकोनॉमी को जो शॉक सहन करना पड़ रहा, उसके रिस्पांस में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का निर्माण किया गया था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द वेक ऑफ 1973, सेट अप इन 1974 ऑयल क्राइसिस आफ्टर द ओपेक कार्टेल हैड शॉक्ड द वर्ल्ड विद अ स्टीप इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, इसका हेडक्वार्टर आता है पेरिस, फ्रांस में। ये अर्लियर लेक्चर्स में भी मैंने बताया था। अब ये आईईए के 4 मेन एरियाज ऑफ फोकस है, 4 मेन एरियाज ऑफ फोकस ऑफ आईईआर। 4 इज जिसको कहा जाता है एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये 4 इज आर देयर, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। अब इसका इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईईए का इंडिया मेंबर नहीं है, बट इंडिया कौन सा मेंबर है, इंडिया बिकेम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन 2017। देखिए आईईए का मेंबर कोई भी नहीं बन सकता है, उसके लिए भी कंडीशंस है, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। मेक्सिको officially became the International Energy Agency's 30th member country in February 2018 and its first member in Latin America। ये एक सवाल प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो नया मेंबर है आईईए का वो कौन सा है, मेक्सिको है। एंड मेक्सिको इज द 30th मेंबर ऑफ आईईए, ये ध्यान में रखिएगा। और पहला मेंबर है लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो आती है उनमें का पहला मेंबर है।
अब ये मिशन क्या है आईईए का? द आईईए वर्क्स विथ governments and industry to shape a secure and sustainable energy future for all. So it is the mission of IEA. Membership कितनी है? The IEA family is made up of 30 member countries. ठीक है, 30 member countries, 8 association countries and 2 accession countries. कुल मिला के 30 member countries IEA के members है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अब क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप क्या है? देखिए, पहला क्राइटेरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ आईईए इज a candidate country to be IEA member must be a member country of the OECD, Organization of Economic Cooperation and Development. OECD नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आपको पहले मेंबर बनना पड़ता है, तभी जाके आप आईईए के मेंबर बन सकते हैं. अब ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो मैंने इंडिया एनर्जी आउटलुक पहले बताया था. इंडिया एनर्जी आउटलुक एक रिपोर्ट है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एनुअल रिपोर्ट आता है वो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट. ठीक है, इस पे ऑलरेडी प्रीलिम्स में सवाल आ चुके हैं. वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट प्रोवाइड्स क्रिटिकल एनालिसिस एंड इनसाइट्स ऑन ट्रेंड्स इन एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई and what they mean for energy security, environmental protection and economic development. ठीक है, तो ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में कवर किया जाता है. अब फोर्थ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. अभी मैंने बताया आपको कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अगर मेंबर बनना है तो उस कंट्री को पहले OECD का मेंबर बनना पड़ता है. तो ये OECD क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 37 कंट्रीज. मतलब अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो 2021 तक 37 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ OECD. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ OECD. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मेक इट क्लियर कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ OECD एज वेल एज आईईए. आईईए का इंडिया एसोसिएट मेंबर बन चुका है, ध्यान में रखिएगा. OECD was founded in the year 1961 to stimulate world trade and economic progress. अब ये OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है? पेरिस में आता है, और वो फ्रांस में लोकेटेड है. ठीक है, मोस्ट OECD मेंबर्स आर हाई इनकम इकोनॉमीज, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज है मेजॉरिटी ऑफ द OECD मेंबर्स विद अ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड आर रिगार्डेड एज अ डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, OECD मेंबर्स आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द OECD मेंबर्स आर, मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द OECD मेंबर्स आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज दैट सपोर्ट फ्री मार्केट इकोनॉमीज. The Organization for Economic Cooperation and Development was established on 1960, 14 December 1960 by कौन-कौन? इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन-कौन थे बेटा? 18 यूरोपियन नेशंस थे प्लस यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा था. नेक्स्ट, OECD maintains so called blacklist. ठीक है, blacklist of nations that are considered uncooperative tax havens. मतलब ये खुद का एक blacklist पब्लिश करता है जिसमें जो भी कंट्रीज टैक्स रिलेटेड स्ट्रक्चर में कोऑपरेट नहीं करते हैं उनको फिर ये ब्लैकलिस्ट में डाल देता है. अब OECD मेंबर कंट्रीज कौन से यहाँ पे पूरे दिए गए हैं. टोटल 37 मेंबर्स आर पार्ट ऑफ OECD. देखिए कौन से टाइम में, मतलब कौन से ईयर में कौन से मेंबर ज्वाइन हुए, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू नो कि कितने मेंबर्स है. टोटल 37 मेंबर्स आर देयर, और उसमें की इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन से है वो भी हमको पता होना चाहिए. देखिए ये जो स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आ रही है, इसमें पूरे मेंबर्स के नाम दिए गए हैं. अब रिसेंटली लुथियानिया और कोलंबिया, ये दो कंट्रीज जो थे, इन्होंने 2020 में कोलंबिया ज्वाइन हुआ और लुथियानिया 2018 में ज्वाइन हुआ है. ठीक है, तो टोटल मेंबर्स कितने हैं? 37 मेंबर कंट्रीज आर देयर, ये ध्यान में रखना. और इसमें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन से? फ्रांस, जर्मनी, पोर्तुगाल, स्पेन, स्वीडन, टर्की, यूके, यूएसए, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेक्सिको, साउथ कोरिया, इजराइल एंड चिले. सो ये इतने जो कंट्रीज है, इनके तो भी एटलीस्ट नाम ध्यान में रखना. देखिए एक बार जब आप मैपिंग करते हो, मैप पे अगर आप देखते हो कि कौन से कंट्रीज आर मेंबर ऑफ OECD, तो आपको बहुत आसानी से ये ध्यान में रह सकता है. ठीक है, ये सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर करनी पड़ती है. ठीक है, जितना आप मैप रीडिंग ज्यादा करोगे उतनी ये ग्रुपिंग्स के नाम आपको इजीली, ग्रुपिंग्स के नाम और उसमें कौन से मेंबर्स ऐड है ये आपको इजीली याद रहेगा. और न्यूमोनिक्स, बहुत लोग न्यूमोनिक्स याद करने की कोशिश करते हैं, बट देखिए आदमी याद रखिए, हार्ड टू हार्ड 4 to 5 जो ग्रुपिंग्स है उनके न्यूमोनिक्स आप याद करके रख सकते हो. बट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा सारे हैं, तो आप अगर हर ऑर्गेनाइजेशन का अगर न्यूमोनिक्स बनाते हो तो इट बिकम्स फार मोर कॉम्प्लेक्स. तो उससे बेस्ट है कि भाई आप मैप रीडिंग कीजिए, मैप रीडिंग से आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी. नेक्स्ट ग्रुपिंग इज G20 ग्रुपिंग. ठीक है, अब G20 ग्रुपिंग इज ना इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन. ठीक है, G20 क्या है? ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है 19 कंट्रीज का, और उसमें यूरोपियन यूनियन विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द IMF एंड वर्ल्ड बैंक. The G20 membership comprises of mix of the world's largest advanced and emerging economies. मतलब क्या? इसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी आती है और डेवलपिंग भी कंट्रीज आती है और इमर्जिंग कंट्रीज भी आती है, ध्यान में रखेंगे. रिप्रेजेंटिंग अबाउट 2/3 of the world population, 85% of global gross domestic product and 80%
of global investment and over 75% of global trade. मतलब क्या कि अगर आपको किसी ने पूछा which is the one of the most important organization in the world, G20 उसमें आएगा, because इसमें developed countries, developing countries as well as emerging countries, ये तीनों भी टाइप की कंट्रीज इसमें आते हैं. ठीक है. अब ओरिजिन कैसे हुआ था? देखिए 1997 टू 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे. जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे, इनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा रेट से हो रहा था, तो उसमें फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे उन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में. दिस वाज और तब ये एक मीटिंग बुलाई गई थी, इसको मिनिस्ट्रियल लेवल फोरम बोलते हैं, which emerged after G7 invited both developed and developing economies. The finance minister and central bank governors began meeting in 1999 in the context of Asian financial crisis. उसके बाद आया बेटा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस. अब ये टर्निंग पॉइंट था. मतलब अगर आपको किसी ने पूछा कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ G20, तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद में ये बहुत ज्यादा नीड होने लगी कि चलो भाई डेवलपिंग और डेवलप कंट्री मिलके साथ में कुछ तो भी सॉल्यूशन निकालते. द वर्ल्ड सॉ द नीड फॉर अ new consensus building at the highest political level. It was decided that the G20 leaders would begin meeting once annually. ठीक है. फिर उसके बाद से क्या हुआ? हर साल में एक बार G20 लीडर्स एक बार एक जगह पे आके मीटिंग करते हैं. To help prepare for this summit, G20 finance minister and central bank governors continue to meet on their own twice a year. मतलब साल में दो बार ये G20 के फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मिलते हैं. अब G20 मेंबर्स में कौन से कंट्रीज आते हैं? द मेंबर्स ऑफ G20, ऑफ कोर्स इंडिया इज पार्ट ऑफ G20. अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन. 19 + 1 मतलब कौन है? 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन. Spain as a permanent non-member invitee also attends Leader Summit. मतलब स्पेन ये मेंबर नहीं है, पर तभी भी इसको बुलाया जाता है और ये नॉन मेंबर इन्वाइटी रहता है. ठीक है. अब देखिए, दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायग्राम. ठीक है. अब इसमें आपको समझ में आएगा कि भाई G7 में कितने मेंबर्स है, G8 में कितने मेंबर्स है और G20 में कितने मेंबर्स है. ठीक है. ये जो कंट्रीज के मैप दिए हैं और कंट्रीज के नाम भी दिए हैं. देखिए ऐसे फिगर्स अगर आपको मिलते हैं, तो ये आप इन फिगर से आप इजीली नाम रिमेंबर रख सकते हैं कि कौन से ग्रुपिंग में कितने मेंबर्स है करके. ध्यान में रखिएगा. ठीक है. Moving towards the next slide, G7 countries. अब G7 में कौन सा आता है? G7 is a block of industrialized democracies, that is France, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा. जो भी डेवलप वर्ल्ड है, जो भी टॉप 7 कंट्रीज है, वो काय में आएंगे? G7 में आती है. इतने ध्यान में रखना. इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1975. ठीक है. अब ये ब्लॉक का पर्पस क्या है? The block meets annually to discuss issues of common interest like global economic governance, international security, and energy policy. The G7 was known earlier as G8. ठीक है. G7 को ही earlier G8 बोला जाता था. For several years after the original 7 were joined by Russia in 1997. ठीक है. मतलब पहले G7 में G7 प्लस रशिया था, तब उसको G8 बुलाते थे, बट रशिया बाहर निकल गया और उसको G7 बुलाने लगे. The summits are held annually and hosted on a rotation basis by the group's member. Next, the host country not only holds the G7 presidency but also sets the agenda of the year. देखिए ये G7 कंट्री में कौन से कंट्रीज आते हैं? जर्मनी आता है, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान. सो दीज 7 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ G7. और G8 कब होता है? उसमें अगर रशिया ऐड करते हैं तो क्या बनता है? G8 बनता है. ठीक है. सो देखिए गाइस, दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट जो बचे हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे. देखिए हमारा जो अपकमिंग बैच है वो अभी शुरू होने वाला है 19 अप्रैल से. तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. इट इज एन इंटीग्रेटेड बैच. एंड गाइस ये और टेलीग्राम चैनल इज आल्सो देयर. टेलीग्राम पे आप एवन आईएएस एकेडमी भी अगर सर्च करते हो, वहां पे हम लोग फ्री कंटेंट वहां पे अवेलेबल करवा के देते हैं रिगार्डिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन. ठीक है. तो अगर आपको कंटेंट वहां पे ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. And thank you guys for today's lecture. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you very much guys.